हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बिना विस्तार किए केवल सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें प्रश्नों को सिद्ध करना है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। इसमें हमें एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है और उसे हमें 0 के बराबर शो करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले दिए गए डिटरमिनेंट्स को a इक्वल टू मान लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ विस्तार नहीं करना है। हमें क्वेश्चन के प्रारंभ में ही बता दिया गया है कि बिना विस्तार किए केवल सारणिकों की गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है, तो हमें यहाँ पर विस्तार नहीं करना है। अगर हम विस्तार करते तो ये तृतीय कोटि का एक सारणिक था, हम तृतीय कोटि का विस्तार कर सकते थे, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं और उन ऑपरेशंस की हेल्प से हम इस सारणी को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस के लिए हम किन्हीं भी पंक्तियों को आपस में घटाया जोड़ सकते हैं या फिर सारणिकों को घटाया जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चंस को देखना होता है। क्वेश्चंस की डिमांड के आधार पर ही ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम पहला ऑपरेशंस लगा रहे हैं वह तीसरे स्तंभ में लगा रहे हैं। ये हमें तीसरा स्तंभ दिखाई दे रहा है। हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जिस स्तंभ या पंक्ति में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं पहले हम उसे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ C3 लिखा हुआ है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम C3 अर्थात तीसरे स्तंभ में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, फिर एरो लगाने के बाद जो लिखा होता है उसका अर्थ होता है कि हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। यहाँ C3 माइनस C1 लिखा है, इसका तात्पर्य है कि हम C3 में से C1 को घटाने जा रहे हैं, अर्थात तीसरे स्तंभ से पहले स्तंभ को घटाने जा रहे हैं और ये जो चेंज होगा ये तीसरे स्तंभ में होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेशंस लगाते हैं। तो हमने a इक्वल टू लिखा और स्टूडेंट्स, चूंकि हमने C3 में चेंज करना है केवल, तो जो C1 ऊपर हमें दिया हुआ है उसे हमने जो का त्यों यहाँ पर नोट कर लिया है। उसके बाद जो C2 अर्थात दूसरा स्तंभ दिया हुआ है उसे भी हमने जो का त्यों नोट कर लिया है। अब हमें यहाँ तीसरे स्तंभ के स्थान पर ऑपरेशन लगाना है C3 माइनस C1, अर्थात इस तीसरे स्तंभ में से इस पहले स्तंभ को हमें घटा देना है। तो तीसरा स्तंभ है हमारे पास x प्लस ए, तो उसमें से हमें x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने x प्लस ए और माइनस x लिखा। फिर हमें y प्लस बी में से y को माइनस कर देना है, तो हमने y प्लस बी माइनस वाई लिखा। फिर हमें z प्लस सी में से इस z को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमने z प्लस सी और माइनस z लिखा। स्टूडेंट्स, इसके बाद x से यहाँ x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास बचा वो हमने नोट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें a इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी सारणी के रूप में प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस सारणी का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सारणी की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर एक समान हो जाते हैं, सर्वसम हो जाते हैं, तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दूसरा स्तंभ है और जो तीसरा स्तंभ है वह सर्वसम है, अर्थात बराबर हैं। ए बी सी दूसरा स्तंभ है और ए बी सी तीसरा स्तंभ है, अतः इस सारणी का मान 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस सारणी को 0 के बराबर दिखा दिया है, जो कि हमें शो करना था। तो स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे कि यहाँ पर सारणी इक्वल टू 0 क्यों बना, क्योंकि हमारे पास स्तंभ C2 व C3 बराबर अर्थात सर्वसम थे, जो कि हमने प्राप्त किया। दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ दोनों ABC अर्थात सर्वसम हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। इसमें भी हमें इस दिए गए सारणी को 0 के बराबर शो करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशंस करने के लिए सबसे पहले हम इस दिए गए सारणी को a के इक्वल मान लेते हैं।
तो हमें जो सारणी दिया था उसे हमने इक्वल मान लिया है। स्टूडेंट्स अब हमें इसमें ऑपरेशंस लगाना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ देखना होगा कि हम कौन सा ऑपरेशंस लागू करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को देखते हुए ऑपरेशन लगाना होता है। उस क्वेश्चंस में कौन सा गुण लग रहा है इस बात को देखते हुए ऑपरेशंस लगाना होता है। हम ये देख रहे हैं कि ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर इस पहले स्तंभ में हम दूसरा और तीसरा स्तंभ जोड़ देते हैं तो यहाँ ये ऑपरेशंस लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम a माइनस बी में b माइनस सी और फिर c माइनस से जोड़ते हैं तो हम देख रहे हैं b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c और a से a, जीरो बनेगा। और हमारा प्रयास यहाँ होता है कि अधिक से अधिक जीरो लाए जाएं। तो स्टूडेंट्स हम C1 अर्थात पहले स्तंभ में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं और ऑपरेशन होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अर्थात तीनों स्तंभों को हमें जोड़ना होगा और चेंज हम करेंगे केवल पहले स्तंभ अर्थात C1 में। तो हमने पहले a माइनस बी लिखा, प्लस लगाकर b माइनस सी लिखा, प्लस लगाकर c माइनस a लिखा, उसके बाद b माइनस सी लिखा, प्लस c माइनस a लिखा, प्लस a माइनस b, और फिर c माइनस a प्लस a माइनस b और प्लस b माइनस c। चूंकि हमें केवल C1 अर्थात पहले स्तंभ में ऑपरेशन को लगाना था तो हमने दूसरा और तीसरा स्तंभ जो का त्यों नोट कर लिया। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ b से ये b कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है और ये a से a कैंसिल हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये b से b कैंसिल हो रहा है, c से c और a से a कैंसिल हो रहा है। ऐसे नीचे c से c कैंसिल है, a से a कैंसिल है और b से b कैंसिल है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पर हमें जो सारणिक प्राप्त हुआ 0 0 0 जो कैंसिल हुए थे उनके स्थान पर 0 प्राप्त हो गया और बाकी दूसरा और तीसरा स्तंभ हमने जो का त्यों नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो सारणिक हमारे पास आ गया है उसकी जो पहला स्तंभ है उसका प्रत्येक अवयव शून्य है। और सारणिक के गुणों में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एक स्तंभ या एक पंक्ति का अगर प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो C1 अर्थात पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होने के कारण इस सारणिक का मान 0 होगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें दिए गए सारणिक को 0 के बराबर दिखाना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले दिए गए सारणिक को हम a के इक्वल मान लेते हैं। इस दिए गए सारणिक को हमने a इक्वल मान लिया है और अब हम देखेंगे कि इस सारणिक में हम कौन सा ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देख रहे हैं कि जो तीसरा स्तंभ हमारे पास है अर्थात C3, अगर उसमें से हम इस C2 को 9 से मल्टीपल करके सबट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑपरेशंस सफल होता है। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ 7 है और अगर हम इसे 9 से मल्टीपल करते हैं तो 9 7 जो 63 होता है और 65 से अगर 63 को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ट्रू आता है। ऐसे 9 8 जा 72 और 75 से 72 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है और 9 9 जा 81 और 86 से 81 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन लगाने से हमें जो पहला स्तंभ है वो जो का त्यो प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे ऑपरेशंस को लगाते हैं। C3 में हमें चेंज करना है कि C3 में से हम सबट्रैक्ट करेंगे C2 को 9 से मल्टीपल करते हुए। तो स्टूडेंट्स हमें C1 में कोई चेंज नहीं करना, तो हमें पहला स्तंभ जो का त्यो नोट कर लिया है। हमें C2 में कोई चेंज नहीं करना, हमने दूसरा स्तंभ जो का त्यो नोट कर लिया है। हमें C3 के स्थान पर अर्थात तीसरे स्तंभ में चेंज करना है, तो हम ये चेंज करके दिखा रहे हैं। C3 में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले हमने C3 को नोट कर लिया और इस C3 में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं पहले जो हमारे पास C2 है इसे 9 से मल्टीपल करके। तो हमने इसे 9 से मल्टीपल किया तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। तो अब हम इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन्हें सबट्रैक्ट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स हमें प्राप्त हुआ वह 2 3 5 7 8 9 और 2 3 5 प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने केवल तीसरे स्तंभ में चेंज किया था, पहले और दूसरे स्तंभ हम ऐसा ही नोट करते चले आ रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पहला और तीसरा स्तंभ एक समान हो गए हैं अर्थात बराबर सर्वसम हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस सारणिक का मान 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी भी सारणिक के
अगर कोई दो स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें एक सारणिक दिया हुआ है और उसे हमें 0 के बराबर 100 करना है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन करने के लिए दिए गए सारणिक को a के इक्वल मान लेते हैं और अब हम इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। ऑपरेशंस इसमें हम तीसरे स्तंभ में लगा रहे हैं, इसलिए हमने C3 लिखा है। एरो के बाद हमने C3 प्लस C2 लिखा है, अर्थात हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं कि तीसरे स्तंभ में हम दूसरे स्तंभ को जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीसरा स्तंभ हमें दिया हुआ है इसमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करते हैं AB प्लस AC और फिर इसमें BC को जोड़ेंगे। इसमें हम सीरियल से लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, वो हमने लिखा है। ऐसे ही हम इस B का मल्टीपल करें तो BC प्लस BA आएगा और उसमें CA को जोड़ना होगा, तो उसे हम सीरियल से लिख सकते हैं कि AB प्लस BC और प्लस CA, तो हमने सीरियल से लिखा हुआ है। ऐसे ही CA प्लस CB मल्टीपल करेंगे पहले, फिर उसमें AB को जोड़ेंगे और उसे सीरियल से अगर लिखें तो AB प्लस BC और प्लस AC हम यहाँ लिख लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमें सारणी प्राप्त हो गया है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो हमने अभी ऑपरेशन लगाया उस लगाने से हमें जो तीसरा स्तंभ है वह सर्वसम अर्थात उसका प्रत्येक अवयव बराबर दिखाई दे गया है। तो हम AB प्लस BC प्लस CA को इसमें से ओबनिस्ट अर्थात कॉमन ले रहे हैं। तो C3 में से AB प्लस BC प्लस CA को ओबनिस्ट लेने पर हमारे पास जो सारणिक बचता है उसमें हम देख रहे हैं कि पहली और तीसरी जो स्तंभ इसकी है वह सर्वसम है अर्थात एक समान है। तो स्टूडेंट, C1 व C3 के समान होने के कारण इस सारणिक A का मान 0 हो गया है जो हमें शो करना था। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दिखाना है कि जो सारणिक दिया हुआ है यह सारणिक इक्वल होगा टू APX BQI CR Z सारणिक के। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। इसमें जो डिटरमिनेंट्स हमें दिया हुआ है हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इस डिटरमिनेंट्स के अंदर हम कौन सी ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ सबसे पहले पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान होगा कि हमारे पास डिटरमिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी थी अर्थात सारणी का एक गुण था कि हम पंक्तियों को स्तंभों या फिर स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय अर्थात एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो दिया हुआ सारणी का पहला स्तंभ है B प्लस C प्लस A प्लस B, उसे पहली पंक्ति के रूप में लिख रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा स्तंभ हमें दिया हुआ है Q प्लस R R प्लस P P प्लस Q, उसे हम दूसरे पंक्ति के रूप में लिख रहे हैं और जो तीसरा स्तंभ है उसे हम तीसरी पंक्ति की फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने जो स्तंभ थे उन्हें यहाँ पंक्तियों के रूप में लिख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर फिर देखेंगे कि इस प्राप्त सारणिक में हम कौन सा ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम तीसरे स्तंभ में ऑपरेशंस लगाने जा रहे हैं अर्थात C3 में हम चेंज करने जा रहे हैं और चेंज करने जा रहे हैं C3 माइनस C1 प्लस C2 अर्थात तीसरे स्तंभ में से हम सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे पहले और दूसरे स्तंभ को जोड़कर। तो स्टूडेंट्स, हमें केवल C3 अर्थात तीसरे स्तंभ में चेंज करना होगा। पहले स्तंभ को हमने जो का त्यों नोट कर लिया, दूसरे स्तंभ को हमने जो का त्यों नोट कर लिया। अब हम तीसरे स्तंभ के स्थान पर चेंज करेंगे, उसके लिए हमें C3 में से सबट्रैक्ट करना है। तो पहले हमने C3 का A प्लस B नोट किया, उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया इस C1 और C2 को जोड़ करके अर्थात B प्लस C प्लस A। तो उसमें हम देख रहे हैं कि B और C को जोड़ा तो 2C बना और प्लस A। इसी तरीके से हमने P प्लस Q नोट किया, उसमें से सबट्रैक्ट करना है हमें C1 प्लस C2 को, तो हमने यहाँ से Q लिखा और हम देखें R में R जोड़ करके 2R मिलता है और प्लस P। फिर अब हमें X प्लस Y को नोट किया, हमें उसमें से सबट्रैक्ट करना है C1 प्लस C2 को अर्थात Y और Z में Z को ऐड किया तो प्लस 2Z आया और प्लस X।
स्टूडेंट्स इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसकी ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम देखेंगे माइनस का बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे माइनस की ए बनेगा यहाँ पर, उस ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से केवल माइनस का 2c प्राप्त होगा। ऐसे ही इसके बाद अगर माइनस की मल्टीपल्स ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं तो माइनस का क्यू प्राप्त होगा जो प्लस क्यू से कैंसिल होगा, माइनस का पी प्राप्त होगा जो प्लस के पी से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही माइनस वाई से और माइनस एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार यहाँ केवल माइनस 2z हमें प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स इन्हें लिख करके कैंसिल करने के बाद हमें जो सारणिक प्राप्त हुआ और वह है -2c -2r -2z तीसरे स्तंभ में हमें प्राप्त हुआ है और पहले दूसरे स्तंभ को हमने जो का त्यों नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स इसमें हम एक ऑपरेशन और लगाने जा रहे हैं जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि तीसरे स्तंभ में -2 उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है, तो उसे हमने -2 को उभयनिष्ठ निकाल लिया है। स्टूडेंट्स ये भी सारणिक की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई अवयव उभयनिष्ठ होता है तो उसे हम सारणिक से बाहर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें ये सारणिक प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम पहले और दूसरे स्तंभ में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। तो पहले स्तंभ अर्थात C1 में हम चेंज करेंगे C1 माइनस C3 ऑपरेशन लगाकर, और दूसरे स्तंभ अर्थात C2 में हम चेंज करेंगे C2 माइनस C3 ऑपरेशन लगाकर। तो स्टूडेंट्स पहले हम C1 अर्थात पहले स्तंभ में ऑपरेशन लगा रहे हैं। उसके लिए पहले स्तंभ से हमने B प्लस C को लिया और उसमें से चूंकि C3 यानी तीसरे स्तंभ के अवयव को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो B प्लस C में से हम C को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर Q प्लस R में से हम R को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर Y प्लस Z में से हम Z को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब C2 अर्थात दूसरे स्तंभ में हम ऑपरेशन लगाएंगे और चूंकि C2 माइनस C3 ऑपरेशन लगाना है तो दूसरे स्तंभ से हमें तीसरे स्तंभ के अवयव को घटाना होगा। तो उसके लिए हमने C प्लस A में से C को सब्ट्रैक्ट किया, R प्लस P में से R को और Z प्लस X में से Z को सब्ट्रैक्ट किया। और चूंकि तीसरे स्तंभ में हमें कोई भी ऑपरेशन लागू नहीं किया है तो तीसरा स्तंभ CRZ हमने जो का त्यों नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि C से C कैंसिल हो रहा है, ऐसे यहाँ पर C से C कैंसिल है, यहाँ पर R से R, यहाँ पर R से R और यहाँ पर Z से Z और ये Z से Z कैंसिल हो गया है। तो स्टूडेंट्स इन्हें कैंसिल कर लेने के बाद जो शेष सारणिक बचा BQY APX और CRZ उसे हमने नोट कर लिया है। तो हमारे पास जो सारणिक प्राप्त हुआ वह BQY APX और CRZ प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं उसमें हम पहले व दूसरे स्तंभ का परस्पर विनिमय कर रहे हैं। स्टूडेंट्स सारणिक के गुण में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में उन्हें बदल सकते हैं, उनके स्थान बदल सकते हैं आपस में। ऐसा करने से सारणिक का मान तो नहीं बदलता लेकिन वह सारणिक ऋणात्मक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम जब इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो हम सारणिक पर ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो -2 हमारे पास ये पहले से था और माइनस हमने ये ऋण चिन्ह लगा दिया है और अब जो पहला स्तंभ BQY है उसे हमने दूसरे स्तंभ के स्थान पर लिख दिया है और जो दूसरा स्तंभ APX था उसे हमने पहले स्तंभ के रूप में लिख दिया है। स्टूडेंट्स अब हम पंक्ति व स्तंभों का परस्पर विनिमय करेंगे अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला स्तंभ है APX उसे हम पहली पंक्ति के रूप में लिख दिया है। ऐसी दूसरा जो हमारे पास में स्तंभ है BQY उसे हमने दूसरी पंक्ति के रूप में लिख दिया है और जो तीसरा स्तंभ है CRZ उसे हमने तीसरी पंक्ति के रूप में लिख दिया है CRZ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर C आएगा ये, तो ये बनेगा CRZ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त करना था वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास प्राप्त हो गया है। यहाँ पर हमने जो पंक्तियाँ थी उन्हें स्तंभों में बदला है। जैसे पहली पंक्ति ABC तो उसे स्तंभ में कह सकते हैं ABC, दूसरी PQR तो उसे PQR और तीसरी XYZ थी तो उसे XYZ में कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई है।